बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं महंगाई के हवाले से। हमने अपने प्रोग्राम में गुज़श्ता कई प्रोग्राम में महंगाई के हवाले से हमने बात की। आप दोस्तों को पूरा मौका दिया कि आप कॉल करके जो आपकी राय है हुकूमत के हवाले से या वैसे महंगाई के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से आप दें। तो आज भी हम कुछ इसी बारे में बात करेंगे, और महंगाई के बारे में जितनी दफ़ा हमने बात की है, कंपैरेटिवली आज कम से कम हमारे पास एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि 18 अरब रुपए का पैकेज जो है वो फ्राहम किया जा रहा है, सिर्फ चीज़ों के दाम जो है वो कम करने के लिए। मगर ये भी एक हकीकत है कि अभी तक जितनी महंगाई हुई है वो गुज़श्ता 10 सालों में उतनी महंगाई नहीं हुई जो सिर्फ ये चंद दिनों में हमने महंगाई का ग्राफ देखा। ये दादोशुमार जो है वो हुकूमत ने खुद ही जारी किए हैं, और उसी के साथ साथ जब मीडिया पे ये इस तरह की खबरें भी देखने को मिलती हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो जब कहते हैं तनख्वाह मेरा गुजारा नहीं होता, हम समझ सकते हैं, मगर आपके एक बयान से कितने लोगों की दिल आज़ारी हुई होगी जो बेचारे 14-14 हज़ार, और जो चले आप जो पाकिस्तान की कम से कम जो एक ऑफिशियल जो सैलरी है 17,500 रुपये, अगर उसकी किसी बंदे की 17,500 रुपये तनख्वाह है, उसका गुजारा नहीं होता, वो उसका कितना दिल दुखा होगा इस बात से। सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि मेरा भी गुजारा नहीं होता, मैं भी महंगाई में उसी तरह मुतासिर हो रहा हूँ। तो चले ये तो बात तय होगी ना कि महंगाई सिर्फ मीडिया ही नहीं दिखा रहा है, महंगाई वाकई है। इस वक्त महंगाई का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, और उसमें हुकूमत जो है इस ग्राफ को रोकने में, बढ़ते हुए ग्राफ को रोकने में या उस ग्राफ को कम करने में अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। तो हम इस हवाले से बिल्कुल बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि ये जो नया एक ऐलान किया गया है जिससे महंगाई को कम करने के बारे में लोग सोच रहे हैं कि वो कितनी महंगाई कम होगी। जहाँ से ये महंगाई का सफ़र शुरू हुआ था, क्या वहाँ तक होगी या उससे भी कम होगी, या सिर्फ ये वो पंजाबी की एक मिसाल है, कहते हैं कि गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ने वाली गल। तो ये आखिर है क्या, ज़रा बात करेंगे अपने मेहमानों। सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अमानुल्लाह खान पराशा साहब, जो कि एक तजियाकार है और सियासतदान भी। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपकी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और हम हाजिर हैं। क्या बात। और मेरे साथ दूसरे मेहमान जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और तजियाकार हैं, जनाब अख्तर अराइन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। महंगाई में पिस रहे हैं आवाम के साथ साथ, इसके बावजूद ठीक ठाक है। क्या करें सर, वाइट कॉलर लोग यही कर सकते हैं। अखबार की 2-4 सुर्खियां हैं, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, जरा फिर उस बारे में बताइएगा कि अखबार वालों का मतलब क्या है इस बात का। अच्छा, कहते हैं जी, आटा, चीनी, चावल, दालें, घी सस्ते मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब का पैकेज मिलेगा। सस्ते तंदूर 10 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए जाएंगे। चीनी बाहर जाएगी ना आएगी। ये क्या ये जो पैसे लगाए जा रहे हैं, ये हर दफा हुकूमत के फंड से पैसे जो हैं वो इधर दिए जाएंगे, जो मतलब हुकूमत की सपोर्ट से चीजें सस्ती होंगी। वैसे ओवरऑल जो है वो चीजों के नर्ख जो है वो बढ़ चुके हैं सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये पहला बात तो यह है कि ये पैसे कोई हुकूमत के नहीं है, ये आवाम के टैक्सों के पैसे हैं, हुकूमत को दी गई है। हुकूमत सिर्फ कस्टोडियन है, ये महंगाई की जिम्मेदार पूरी तरह हुकूमत है। ठीक है, लोगों का काम आज के दौर में, लोगों ये अमीर और तबके के अलावा उसको छोड़ दें आप, जो मतवसत और गरीब तबका है जो महंगाई में बुरी तरह पिस रहा है, और उसकी सूरत हाल ये है कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। और आज जो हुकूमत ये कह रही है यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब का पैकेज दिया जाएगा, पहले माजी में भी यूटिलिटी स्टोर पिट गए, माजी में भी यूटिलिटी स्टोर का कोई किरदार नहीं रहा इस मुल्क में, और बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर बंद हो चुके हैं। ये ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और यूटिलिटी स्टोर पे जब ये सामान आएगा, जब आप कह रहे हैं कि 800 रुपये का 20 किलो का थैला बिकेगा, यानी 40 रुपये किलो, बड़ी सिंपल सी साइंस है। अगर बाज़ार में 60 रुपये 70 रुपये किलो आटा है, तो जो माफिया है, आम आदमी, औरतें, क्या वो 25-25, 30-30 हज़ार मर्द और औरतें लाइनें लगाकर यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े होंगे लेने के लिए? ऐसा नहीं होगा। ये यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया है, ये भी हुकूमती इंतज़ामिया, ये बिकी हुई चोर इंतज़ामिया है।
ये सारा का सारा माल जो है बाजारों में जाएगा। जब आटा यहाँ से 40 रुपए किलो लेंगे, वहाँ 55-50 से बेचेंगे, वो फिर 60-65 में बिकेगा। ये सूरत हाल यूटिलिटी स्टोर को देने वाली समझ में नहीं आई, क्योंकि माजी में ये तजुर्बे हो चुके हैं और नाकाम हुए। आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़ायदा तब होता है कि हुकूमत जो है सस्ती गंदम और चीनी वगैरह डायरेक्ट ट्रेडर्स को देती, ट्रेडर के साथ नेगोशिएशन होती, क्योंकि ट्रेडर कंट्रोल करता है मार्केट को, इंडस्ट्रियल्स कंट्रोल करता है मार्केट। अच्छा, यानी कि बाहर जो है वो उनको जिम्मेदार बनाता, चीजों की कीमतें जो है वो बाहर वो यही रहेंगी। आपको सिर्फ अगर सस्ती चीज लेनी होगी तो यूटिलिटी स्टोर्स पे जाके आप वहां से लेंगे, नहीं मिलेगी आदमी। अच्छा, ये हुकूमत का मौक़िफ़ ये है। ये हुकूमत के क्या आप देखिएगा, लोग लाइनों में खड़े होंगे, 5-5, 10-10 औरतें बेचारी सुबह 6 बजे से 5 बजे से लाइनों में लगेंगी, वो पहुंच ही नहीं पाएंगी वहां तक कि स्टोर वो बंद हो जाएगा। पहले ऐसा हो चुका है, माजी में भी ऐसा हुआ है, और लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। यूटिलिटी स्टोर एक फेल्ड किस्म का सिस्टम है। यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं। यहाँ पे जो भी घटिया गंदी चीज़ें वो सारी यूटिलिटी स्टोर में आती थी, अब भी ऐसे ही होगा। गंदा माल, गंदी चीज़ें सब यूटिलिटी स्टोर में बिकती हैं। यूटिलिटी स्टोर का सिंपल क्राइटेरिया है कि ये गंदी और सस्ती चीज़ जो है वैसे भी यूटिलिटी स्टोर पे फेंक दी जाती है और वैसे ही वो सस्ती होती है। तो इसी तरह अगर ये अब हुकूमत करने लगी है और पैकेज दे रही है, काश ये पैकेज जो है वो ट्रेडर के साथ नेगोशिएट करके, मिल ओनर्स के साथ नेगोशिएट करके दिया जाता, उनको सब्सिडाइज किया जाता, वो आगे से वहाँ से कंट्रोल होता, डीसी का, कमिश्नर का कंट्रोल होता, तो वहाँ से उसको जो है आप आवाम को डायरेक्ट जो है मार्केट को सस्ता करना। अच्छा, इस बारे में बात करेंगे। मार्केट को सस्ता नहीं कर रहे, आप एक पर्टिकुलर इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर की शक्ल में वहाँ से आप अपनी मर्जी के कीमत से कम माल दे रहे हैं, लेकिन वो माल जो है आवाम तक नहीं पहुँचेगा। ये मैं आज आपको ये आपकी प्रेडिक्शन है, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट हैपेंड इन द पास्ट, और पहला हो चुका है। माजी के तजुर्बात नहीं है। अब भी यही होगा। 500-500, 600-600 बोरियां रात को उठ जाएंगी, और वो यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया मिलके ये काम करती है, तो ये करेगी और आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। आवाम इसी तरह मुंह तकते रह जाएंगे। आज बड़ा मसला गरीब और मुतवस्सित तबके का महंगाई और बेरोजगारी है, अपने अरूज को पहुंची हुई है बेरोजगारी। बिजली आप साथ ही नीचे आप पढ़े, आपको ये मैं अभी देख रहा था, आपके हाथ में अखबार था, आपने इस तरह के तो मुझे नजर आया, बिजली और गैस इतनी महंगी हो गई। जी, दरामदी गैस के हवाले से महीने भर के लिए 109 और 112 रुपए फी यूनिट महंगी। अब ये एक महीने के लिए लिखा है, तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल रिवाज तो नहीं है चीजों की। एक दफा चीज बढ़ गई तो कभी चीज कम हुई। अभी ये कितना बड़ा मजाक हुआ है जब वो 6 पैसे किसकी कीमत में कमी की है? पेट्रोल की। पेट्रोल हिसाब लगाए। अच्छा, दुनिया में दरखास्त पेश की गई कि कीमत कम करो, कितने? 6 पैसे। अगर आपने वो 6000 रुपए की टैंक फुल करवाना अगर किसी गाड़ी वाले ने, तो उसे कितने पैसे बचे? कुछ 6 रुपए मेरा ख्याल है। देखे ना आप, 67 रुपए पर लीटर आप ले रहे हो, आवाम की जेब से 67 रुपए पर लीटर आप टैक्सों की मद में पेट्रोल पे ले रहे हो। अगर वो 67 रुपए ही कम कर दे तो ये वाले कम करने की जरूरत ही नहीं है। पैकेज जो आप सर, मैं हल की तरफ आता हूँ, हल की तरफ अभी तफसील से बात करनी है आपसे, बेफिक्र हो जाए आप। अख्तर राय साहब, ये जो मैंने आपको खबरें सुनाई है सारी फ्यूचर टेंस में थी, ठीक है, कि एजुकेशनिस्ट भी है ना, मैंने कहा था इस हवाले से आपसे पूछे कि 10 अरब रुपए का पैकेज मिलेगा और सस्ते तंदूर 10 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए जाएंगे, चीनी बाहर जाएगी ना आएगी। तो ये फ्यूचर ट्रेंड का 1 करोड़ घर मिलेंगे, 50 लाख नौकरियां मिलेंगी। तो ये जो फ्यूचर ट्रेंड्स है आपका, अपने मतलब तालीम और तदरीस के मैदान में तो आप इस पे यकीन रखते होंगे। मुख्तसरन ये है कि सियासत के मैदान में क्या इस पे यकीन रखते हैं आप? मुख्तसरन ये है कि टेंस कभी बदलता नहीं है, ठीक है। वो फ्यूचर टेंस है, वो फ्यूचर टेंस ही रहेगा, और टेंस जो है टेंशन भी देगा। बात ये है कि एक चीज जो बेहतर है, पॉलिसीज पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने जो कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बात की, बिल्कुल सही कहा, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे है। बट मैं ये भी कहूँगा कि मायूसी गुनाह है, और इतना भी मायूस नहीं होना चाहिए कि नई किरण को हम कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये भी है, ये भी गलत बात है। बहरहाल लेट्स सी कि चलो ये क्या होता है यहाँ पर। मगर ये है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस यूटिलिटी स्टोर्स का था, उसमें से लर्न करके उसको उन बुरे तजर्बात को जो है बेहतर नहीं किया गया, वो करना जरूरी था। मगर इसमें एक इकदाम आपने अभी खबर पड़ी फ्यूचर टेंस के हिसाब से कि जो चीनी पर ये फ्यूचर टेंस नहीं है, इसका ऑर्डर नोटिफिकेशन निकल चुका है। मेरे इल्म के मुताबिक आज सुबह की खबर ये है कि चीनी जो है एक्सपोर्ट नहीं होगी।
ठीक है ना, मतलब चीनी का जो है वो एक ये अच्छी बात है। मगर अगर हमारी चीनी बाहर जाती है तो बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करता है तो वो ज़ाहिर किल्लत होती है। जैसे गंदम एक अफगानिस्तान भेजी गई। बुनियादी 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनको अपने मुल्क में ही रखा जाए तो ज़खीरा करने वाले लोग कब तक ज़खीरा करेंगे। मगर अख्तर साहब आप ये देखें, हम एक ज़राई मुल्क हैं बिल्कुल, और हमारा जो क्या कहते हैं, जो सबसे मेन काम है ना वो ज़राअत है। तो हम लोग इसके बावजूद अगर अपनी प्रोडक्ट्स यानी कि जो अजनास जो है वो बाहर नहीं भेज सकेंगे, अगर वो इस जरिए भी कमाई नहीं कर सकेंगे मतलब बहसियत मुल्क, तो फिर क्या करेंगे। देखिए वो तो वो बात है कि जी 2 रोटी घर में पकी हैं, 2 लोग खाने वाले हैं, हम इन 2 रोटी को एक्सपोर्ट कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, हम वहां से 2 रुपए कमा लेते हैं। भूखा रह के कमाना क्या मतलब है इसका। नहीं तो मतलब सवाल तो ये है कि आप तो हैं ही मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि आप अपनी 2 क्या अपनी 4 के साथ जो है वो 4 बाहर भी दे सकते हैं। ये 15 अरब का बावजूद सिर्फ 2 ही अगर हमने प्रोड्यूस किए हैं तो वो तो हमारी अपनी। ये 15 अरब का या ये 18 अरब का जो पैकेज दिया गया है यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू या जो भी तरीकेकार है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको प्रॉपरली वहां इन्वेस्ट किया जाता कि हर आटा खरीदने वाले को आटे का थैला उसी रेट में मिले मार्केट से। इसी तरह से इस तरह की पॉलिसीज, इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएं ताकि जो है आवाम चाहे यूटिलिटी स्टोर से ले, चाहे जनरल स्टोर से ले, चाहे सुपर स्टोर से ले, उसको ग्रोसरी आइटम्स सस्ते होने चाहिए। बुनियादी जो जरूरियात हैं, बुनियादी जरूरियात, सिर्फ बुनियादी जरूरियात, अगर उनको सस्ता करने की कोशिश की जाए। दूसरी बात, आपने ग्रोअर की जो बात की बहुत अच्छी की, वहां ग्रोअर पे 1 अरब रुपए खर्च कर देते जी। कि ग्रोअर जो है वो वेजिटेबल है या कोई चीजें हैं उस पे जो उनके ज्यादा एक्सपेंसिव अखराजात हैं उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाता ताकि वो चीजें सस्ती मार्केट में आती। अब ये मुस्तकिल जो है गवर्नमेंट अपने बजट का एक खास रकम जो है वो इस तरफ लगती रहेगी। अगर ये सारा कुछ जिनकी प्लानिंग के मुताबिक होता रहे तो मतलब जो बेसिक जो रूट कॉज थी उसको बिल्कुल उसको नहीं एड्रेस किया गया। ये 15-18 अरब रुपए अगर इसको एक सिस्टम बनाकर ये अगर बेसिक्स रूट्स पे खर्च किया जाता या उन पॉलिसीज पे किया जाता तो उसके नताइज बहुत अच्छे आते और आइंदा के लिए आते। फिर ये देखिए सिर्फ वफाक का या वफाकी गवर्नमेंट का काम नहीं होता। सिर्फ अगर हम सिर्फ वफाक पे उंगली उठाएंगे, देखिए सूबाई गवर्नमेंट से, अगर पंजाब में अगर पीटीआई की ही है या सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो वहाँ प्राइस कंट्रोल के इदारे मौजूद होते हैं, उनका भी तो काम है ना जो वफाक के घरों में इख्तियारात से बाहर होते हैं। जी, जो वफाक के इख्तियारात से बाहर होते हैं, जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ डोमेन्स ऐसे कोई हैं, इख्तियार नहीं होता है वफाक का उसमें नहीं, जो जैसे प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जैसे सिंध गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो नीपा चौरंगी के पास कहीं उनका ऑफिस है, ये लोग में देखे होते हैं, इनका काम है मार्केट में निकलें। फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम होता है कोऑपरेट करना, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो छापे मारें। जब एक चीज मैकेनिज्म बन जाए, एक इसमें कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, फिर तमाम तर आवाम को बेनिफिट मिल सकता है। आपको लगता नहीं कि मैकेनिज्म बना हुआ है वो जवाब दे? अगर ये इन जिन इदारों की बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है ना वो सूबाई हुकूमत के साथ है, तो जो सूबाई वजीर है आपका, वजीर आला जो है वो जवाबदेह नहीं है इन सारी चीजों के? जवाबदेह देखिए हैं, असल में यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डालने का ट्रेंड है, ये हमारी फितरत में शामिल है, ये हमारे मुल्क में भी है। हम लाइफ पार्टनर है तो वो अपना मुद्दा जो है दूसरे पे फेंकता है, अच्छी बात होती है तो अपना क्रेडिट ले जाता है। यहाँ अगर एक पहली माजी की हुकूमत ने अच्छा काम किया है तो आने वाली हुकूमत उसका क्रेडिट लेना चाहेगी, वरना उंगली एक दूसरे पे उठाएंगे, वफाक प्रोविंस पे उठाएगी। मामला ये है कि लेट्स वॉक, एक तरफ चले, क्रिटिसाइज मत करें, बहस बराए बहस या नुक्ताचीनी मत करें, मगर तनकीद बराए इस्लाह पे भी यकीन रखते हैं। यकीन है, वो बिल्कुल हमारा सब यकीन, देखिए वो तो जरूरी है। अपोजिशन का काम ही ये है कि अगर असेंबली में बैठी है तो वो निशानदेही करे, उस बात पे बहस करे कि ये पॉलिसीज खराब है, गलत है। और उन्होंने याद करवाए कि आपने क्या-क्या कहा, याद करवाया आपने क्या-क्या कहा था। कानून सब आपने कहा कि कानून बने हुए होते हैं, इदारे मौजूद होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। वो इदारे एक्टिव नहीं होते, वो फुल निकले बाहर, उनको चेक एंड बैलेंस किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए तो यकीनन जो है आवाम को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही। सॉरी, वक्फे का वक्त भी है, मगर एक कॉलर भी हमारे साथ है, जल्दी से शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फहीम, खैरियत से हैं? शहादत कर रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम। शहादत भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपके दोनों मेहमान की खिदमत में भी सलाम।
जनाब क्या कहेंगे आज के मौजूद के हवाले ये से? नहीं है, आज आप कह रहे हैं चीनी एक्सपोर्ट नहीं होगी। पूरी दुनिया में चीनी के रेट कम हो गए हैं। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो 17 रुपए लॉस होगा पर किलो एक्सपोर्टर को। ये आप समझे, हमारी लिए बेनिफिट नहीं हो रहे, ये उन्हीं के लोग के जो लोकल मार्केट में महंगी करके बेच रहे हैं। पूरी दुनिया से अगर इंपोर्ट करें ना तो चीनी कम आएगी रेट में, तो उन्होंने कहा जी ना जाएगी ना आएगी। एक सवाल ये। दूसरा, ये हमारा ज़रूरी मुल्क है, 65% ज़राअत में 40% गन्ना होगा। आपकी लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल चीनी है, वो इतनी सस्ती है कि 52 रुपए में भी आराम से बेच सकते हैं। तीसरा, मुराद अली शाह साहब ने कहा ट्रक पे 14 टन से ज्यादा सामान नहीं जाएगा। तो अब जब उसमें पेट्रोल खर्च होगा, उसमें डीजल खर्च होगा, जब पहले जाता था ज्यादा लोड, उन्होंने कहा कम कर दो। ये मैंने कहा ना कि ये बड़े खुफिया हर अंदाज से हो जाएगा कि आदमी ये कहते हैं ना इमरान भाई माफिया का है, माफिया पूरे ढूंढे, फिर सिर्फ गाय भाई तलाश करना शुरू करें। और मैं तो कहता हूँ सजा कुछ ना दे, कोई अदालत ना लगाए, इनसे कहा भाई तुमने जो भी प्रॉफिट कमाए 25% आवाम को डिस्काउंट करो, आवाम को डिस्काउंट दो। आज भी यूटिलिटीज के ऊपर, यूटिलिटी स्टोर में क्या करेंगे आप और हम, लाइन जब लेंगे आटा तो वो कहेंगे आटा नहीं लो, 5 चीजें लोगे तो आटा मिलेगा। अब एक बेचारा मजदूर 5 चीजें कहाँ से खरीदेगा जो आटा मिलेगा? इसमें रोशनी डालने भाई दोनों मेहमान से दरखास्त है। बहुत शुक्रिया शहाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो जो शहाद साहब ने कहा इस हवाले से और मजीद आज के मौजू पे बात करेंगे अपने मेहमानों से। कहीं मत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं कि महंगाई से अवाम तो परेशान है, मगर हुकूमत ने इनकी परेशानी को देखते हुए कुछ ऐलान किए और उसी हवाले से बात हो रही थी। वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थे एक कॉलर, शहाद साहब, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, कराची से इन्होंने कॉल किया। तो इन्होंने कहा कि मान लो साहब, एक इनका जुमला था, इन्हीं के अपने लोग हैं जो जिन्हें पता है कि इस वक्त चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें नुकसान होगा, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी गई। इन्हीं के अपने लोग, क्या मतलब कि ये जो भी महंगाई हो रही है ये इनके अपने बीच में लोग मौजूद हैं जो मफाद जिनके मफाद में महंगाई हो रही है? क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है, आपके सामने है। इनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े माफियाज हैं शुगर के, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं शुगर की, बड़े बड़े आटे के मिले हैं लोगों की। अच्छा। और इन लोगों ही की वजह से गंदम बाहर एक्सपोर्ट हुई और इन्हीं की वजह से अब गंदम को इंपोर्ट की परमिशन दी गई। और मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि अगर आप 6 लाख टन गंदम इंपोर्ट करते हैं तो एलसी खोलने में और माल आने में 45 दिन का वक्फा चाहिए। और 45 दिन से मराद अगर आप फरवरी से लगाते हैं तो आपको जो है ये अप्रैल में गई गंदम आएगी, जबकि 15 फरवरी से क्रॉप उतरना शुरू हो जाएगी। तो समझ में नहीं आती कि क्यों आप इंपोर्ट करके अरबों डॉलर का नुकसान का ज़रा मुबादला जो है वो बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब वो जो कॉलर है, आम लोग भी, तो इसका मतलब है आर्जी तौर पे सिर्फ ये थोड़ी सी किल्लत आई है। ये आर्जी किल्लत, ये देखिए मंडियों में चीज़ें आती जाती रहती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट आप महंगाई आपने इतनी कर दी, जिन चीज़ों से इन चीज़ों ने पैदा होना है, मसलन यूरिया है, मसलन बीज है, पेट्रोल डीजल है, फर्नेस ऑयल है, जिनको गौर हुकूमत को चाहिए कि वो एग्रीकल्चरिस्ट को, ग्रोअर को फैसिलिटेट करता, बड़े बड़े मिल ओनर और उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करके सब्सिडी उन जगहों पे दी जाती जहां आवाम डायरेक्ट मुस्तफीद होते हैं। आपने मार्केट का तो ख्याल नहीं किया, आपने यूटिलिटी स्टोर के अंदर चंद सब चीज़ों को सब्सिडाइज करके उन्होंने बाहर वहीं जाके होलसेल मार्केट में बिकना है, वहाँ ट्रेडर को जो बेचेंगे बिकनी है। और आम जो आदमी, जो आम इसका यूज करने वाला है, वो लाइन लगा के वहां तक पहुंच ही नहीं सकेगा। और अच्छा, फिर उसको ये भी शर्त होगी, पॉसिबल है, जिस तरह वो सर कह रहे थे भी कि हमें अच्छी होप रखनी चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने पूरे इस यूटिलिटी सोर्स के जितने वो जो पूरा सिस्टम है उसको बेहतर करने की, इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की हो। मतलब जब इतने बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है तो शायद इसको बेहतर किया जा रहा हो कि देखें इस वक्त
स्टोर्स का सिस्टम बदल गया हुआ है, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इवन उनका भी सारा। ये यूटिलिटी स्टोर की स्टोरी तकरीबन 40 साल पुरानी है। 40 साल से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स को पाकिस्तान में बने हुए हो गए हैं। कभी आपने सुना कि यूटिलिटी स्टोर में कोई म्यारी चीज मिलती है? कोई पाकिस्तानी बोल दे कि यहाँ म्यारी चीज मिलती है? सारी दुनिया की घटिया चीजें यहाँ यूटिलिटी स्टोर में होती हैं। जब ऐसे बहरान आता है, खासतौर से चीनी का और आटे का और घी का, उन बहरानों में यहाँ हुकूमत कुछ दिनों के लिए सब्सिडीज देती है, लेकिन वो जो सब्सिडी का समरात है वो आम आदमी को नहीं मिलते, बल्कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास यूटिलिटी स्टोर के लोगों के साथ मिली भगत करके ये सारा माल जो है बाहर आके बिकेगा, वो चंद लोगों की जेबों में जाएगा। आम 22 करोड़ आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो फ़ायदा उसी सूरत में होगा जब आप मार्केट का जो मेन लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करके सब्सिडाइज आइटम पे माल को भिजवाते, या आप जो है शुरू दिन से आपकी पॉलिसी और ऐसा होना चाहिए कि आप यूरिया की खाद जो है वो कम कीमतों में देते, बीज कम कीमतों में देते, आप बिजली को कम नरखों में करें, ताकि उसके समरात बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, 5 महीने 6 महीने 8 महीने करो पाना शुरू हो जाती है, आवाम को डायरेक्ट समरात मिलते। आपने मार्केट को तो नहीं कम किया। हालांकि खान साहब दूर की सोचते हैं, इन्होंने देखे मुस्तकबिल में इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की जो है ना वो फराहमी जो है, साफ ऑक्सीजन वो भी चाहिए हमें। 10 कितने अरब 10 अरब दरख्त और एक अरब दरख्त पहले ये लगा के उन्होंने पूरी दुनिया में भी एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया अपनी तरफ से कि ये देखें एनवायरमेंटल। हाँ 10 अरब गिने आपने? नहीं तो पेश किए हैं। इतनी गिनती नहीं आती जो ANP की सेनेटर हैं गौर, उसने पेश किया ना कि जहाँ पे जो दरख्त बांटे गए तो पैरों के अंगूठे लगे हुए थे, उंगलियों के अंगूठे लगे हुए थे कि ये अंगूठे, तो 10 अरब दरख्त कोई मायने रखते हैं, गिन ही नहीं सकते। सर ये तो यकीनी सही बात है। आप कराची में आप अभी बैठे हुए हैं, कराची की सिर्फ अगर ये जो नदी है जहाँ एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ठीक है, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट एक ये एक्सप्रेस वे बना हुआ है, लियारी एक्सप्रेस। लियारी एक्सप्रेस वे में नदी है, वहाँ पानी मौजूद है, ठीक है, वहाँ दरख्त यही अरब, इसमें से 1 अरब दरख्त यहाँ लगा दिया जाता ना, तो आप देखते कि कराची को इतनी ऑक्सीजन मिल जाती। आप जाके कभी लियारी एक्सप्रेस वे पे ड्राइव तो करें, एक ग्रीन बेल्ट बना देते जैसे लाहौर का नहर किनारा है या बाज ऐसे किनाल्स होते हैं। असल में बात यह है कि विल नहीं है, ये दिखावा है, ये तख्ती लगाने वाली बात है, मीडिया पे ये चीजें करने की बात है। ये हथकंडे, ये तरीके उन्होंने पहले भी लोगों ने अडॉप्ट किए हैं कि नई कैंपेन आ जाओ, लोगों को एंगेज कर दो। बात यह है कि जी वाह वाह बहुत कुछ हो रहा है, वो पता चला 10 अरब के बजाय 10,000 दरख्त लगे हैं सिर्फ। कहाँ 10 अरब और कहाँ 10,000? सिर्फ अगर लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर कोई पानी देने की जरूरत नहीं है उसको, ऐसे चला गया पानी सर मनसूबा था, पानी देने की जरूरत नहीं है गारंटी के साथ। सिर्फ शुरू में चाहिए कि जाके सिर्फ रूट वो पकड़ ले, उसके बाद नीचे नमी है मौजूद, बरसात का पानी, गंदा पानी सब जाता है जिसमें फर्टिलाइज मौजूद होती हैं, तो वो खुद ब खुद जो है ऊपर आएगा। बात यह है कि विल नहीं है, बात यह है कि इमरान खान साहब में होगी, बिल्कुल है। अब जैसे कि अभी हमें उम्मीद एक लगी है कि आज अगर वो काबीना में अनाउंस करते हैं, हो सकता है कि जिस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ अच्छी बेहतर स्कीमें लेकर आ जाएं। सर इस पे बात होती है, इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह। मानुल्लाह साहब ये बताइए मुझे कि ज़ख़ीरा अंदोज जो हैं, आपने कहा कि वो फ़ायदा उठाएंगे। आज से पहले भी जब भी कोई हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई सहूलत की बात होती रही है तो ज़ख़ीरा अंदोज ही फ़ायदा उठाते रहे। ये कोई नई बात नहीं है जो सिर्फ इसी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। मगर यस, ये हुकूमत अपने साथ एक बात ज़रूर जोड़ सकती है कि उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ टैक डाउन किया जाए, उनको गिरेबान से पकड़ा जाए, कॉलर से, वो जो भी हैं। अभी ये आप मतलब कहेंगे उनकी अपनी नशिस्तों में लोग बैठे हुए हैं तो वो एक अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मगर जो भी लोग हैं उनको कॉलर से पकड़ा जाए और उन्हें कहे हाँ भाई तुमने ये ज्यादती की है, तुम्हारी वजह से हो रही है, ताकि आइंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से नुकसान ना पहुंच सके, जो कि हमारे प्यारे दीन में भी मना है, सख्ती से मना है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। उसके साथ साथ हमारे कानून के हिसाब से भी, दुनिया के किसी कानून के हिसाब से इस तरह वो लीगल नहीं हो सकता कि गरीब आदमी भूख से मर रहा हो और आपके गोदामों में गंदम पड़ी हो। तो जरा इस हवाले से बताएं कि इन्हें
किस तरह से क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उनका कॉलर किस तरह पकड़ना पड़ेगा? जो हो रहा है सो हो रहा है, मायूसी की बातें छोड़ें आप मशवरा दें, आप माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस आदमी है, मशवरा दें। बात ये है भाई, ये जखीरा अंदोजी तो एक बहाना है। अच्छा, ये बहाना है? बहाना है, कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं है। कोई बेवकूफ ट्रेडर ही होगा जो कि अपने मार्केट की उसको अच्छे पैसे मिल रहे हो तो वो उठा के स्टोर के अंदर एक पेरिशेबल गुड्स, ये पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है, गंदम वगैरह, उसको अपने पास जखीरा अंदोजी कर ले और उसके बाद नई क्रॉप आ जाए तो उसका तो माल पिट जाएगा। यानी कि आप बाकायदा डिनाई करते हैं इस बात को कि जखीरा अंदोजी नहीं हो रही, गंदम की कोई जखीरा अंदोजी नहीं हुई वगैरह अच्छा। कोई नहीं है। ये खामखा एक शोशा है आवाम का दिमाग को फिराने के लिए कि हमें जखीरा अंदोज माफिया जो है वो चलने नहीं दे रही, या वो इस तरह की हरकतें कर रही है। लोग हंसते होंगे, कौन है जखीरा अंदोज? अगर हुकूमत इतनी बड़ी ताकत होती है, इलाकों के थाने का जो, ठीक है, मैंने कहा था मायूसी की बात ना करें, मुझे हल बताएं आप ये बताएं क्या होना चाहिए। बस मैं पहले हुकूमत को ये हल बताना चाहता हूँ कि थाने का जो SHO है वो इलाके का मालिक है, उसकी मर्जी के बगैर कोई जुर्म नहीं हो सकता। अगर जखीरा अंदोजी जुर्म है तो SHO इस इलाके का निशानदेही करे कि फलां गोदाम में 20,000 आटे की बोरी पड़ी है, या 40,000 गंदम की बोरी पड़ी है, 1,00,000 बोरी शुगर की पड़ी है। क्योंकि मुश्किल है कंट्रोल करना, उनकी मर्जी आए तो सब कुछ हो सकता है। जराइम से पहले यहाँ के पुलिस को पता होता है, फ्री हैंड दिया जाए नहीं, पुलिस को पता, पाकिस्तान दुनिया जानती है, इसके ऊपर जोक्स बने हुए हैं कि मुल्क में जराइम से पहले पाकिस्तान पुलिस को पता होता है कि ये जुर्म कब और कैसे और कहाँ होगा। तो ये बात निकाल दें कि कोई जखीरा अंदोजी के खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन करे और उसको ना पता चले कि कहाँ पे ये ऐसा नहीं है। तो ये सब बातें हैं। अब हल की तरफ आ जाए, मुझे जरा सॉल्यूशन दें। हल मैंने आपसे अर्ज किया है, हल डायरेक्ट अभी से इसी वक्त से हुकूमत को चीज़ें सस्ती करने के लिए बेसिक ग्रोइंग के ऊपर जाना चाहिए। हुकूमत को जो है खाद वगैरह, बिजली, ये सस्ती करना चाहिए। डायरेक्ट 6 महीने बाद डायरेक्ट ट्रेडर से निगोशिएट करे, डायरेक्ट ग्रोअर से निगोशिएट करे, डायरेक्ट फैक्ट्री ओनर्स के साथ निगोशिएट करे। उनको वहां पे कहा कि देखो हमें तुम्हें चीज़ें सस्ती दी हैं, आवाम में चीज़ें सस्ती दी हैं, जहाँ से मार्केट कंट्रोल होती है। आपने मार्केट कंट्रोल का उसको तो छोड़ दिया और आप चले गए यूटिलिटी स्टोर में और ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जो पहले से लालची है। यूटिलिटी स्टोर की जो इंतजामिया है वो वैसी करप्ट इंतजामिया है। तो आप फिर उस तरफ चले गए, आप सोल्यूशन की तरफ नहीं गए। आपको सर दौड़ना चाहिए था, आप ट्रेडर को बुलाते जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इंडस्ट्रियल्स को बुलाते, एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक एक ट्रेडर जो फैक्ट्री लगाता है, 4-4, 5-5 हजार आदमियों को नौकरी मिलती है। अच्छा, ये बड़े नाखुश हैं इस तबके के लोग जो है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तो बड़ा नाखुश है। वो कहता है हमें हुकूमत की जानिब से वो सारी सहूलियात मुयस्सर ही नहीं है जो होनी चाहिए। हम किस तरह मतलब ये वजह क्या है? आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप अपने ट्रेडर को, आप अपने दुकानदार को बोलते हैं ये टैक्स चोर है, 5,500 अरब रुपया वो कैसे दे रहा है? यही टैक्स चोर दे रहा है। जब आप अपने लोगों पे एतमाद नहीं करते, आप अपने लोग, यही लोगों ने आपको वोट दिया था, ये आपकी रीढ़ की हड्डी थी, इन्हीं पे आपने एतमाद करना छोड़ दिया। इन तमाम लोगों को चोर बना दिया गया। आप देखें कि 85% टैक्स जो है एट सोर्स कट जाता है, बाकी आप 15% टैक्स लेने के लिए 22,000 आदमियों की FBI की टीम है। अगर लोगों को एतमाद में लिया जाए, लोगों पर भरोसा किया जाए, तो आप यकीन करें टैक्स कई गुना बढ़ जाएगा। तो जो पैसे हैं फंड्स की, जो आप देखिए कि अभी आपने बड़े बड़े वहाँ पे चंद जगहों पे आपने पनाहगाहें बनाई हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वहाँ पे। अगर आप यही वज़ीर आज़म हाउस में, गवर्नर हाउसेस के अंदर, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर पनाहगाहें बनाते तो समझ में आती है। पहले कहा भी यही गया था कि यार या तो बाद में वो कानून बीच में आ गया ना कि कानून के मुताबिक इस तरह जो है ना वो अलाउ नहीं है कि आप सरकारी जगहों को आप इस तरह करें। ये तो खैर प्राइवेट लोग करें ना, आपके पास जगह है जिसका मुस्तकिल हल हो, बड़े बड़े मुसाफिर खाने बनते हैं, बड़े बड़े चीजें बनती है। हुकूमत ये तो सिर्फ 40 लोगों को इससे सहूलत हुई है, वैसे तो 40-50 और वो भी आप दिखा रहे हैं। उस तरह ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे गया। बेहतर रास्ता ये था कि अभी जो जैसे आपने कहा है कि हुकूमत को अभी भी चाहिए कि अपने ट्रेडर पर, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट पर, दुनिया जिस तरह अपने इंडस्ट्रियल ट्रेडर पर भरोसा करती है, उनको एतमाद भी देती है, यही लोग मुल्क को बुलंदियों की इंतहा को पहुंचाते हैं। इन लोगों पर आप एतमाद नहीं करेंगे, इन्हें आप चोर कहेंगे, इन्हें आप डाकू कहेंगे, इन्हें आप टैक्स चोर कहेंगे, इन्हें आप मुख्तलिफ तरीकों से आप इनको फंसाएंगे। कोई FBR में फंसा हुआ है, तो कोई नैब में फंसा हुआ है, तो कोई
किसी और एंटी करप्शन में फंसा हुआ है, तो ये लोगों को चैन, लोग आप देखिए भी बांग्लादेश का वफ्द आया था और उन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा है कि आप आए और वहाँ बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगाएं। तो सैकड़ों पाकिस्तानी जा रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े टेक्सटाइल के हवाले से पहले भी बहुत सारे जो दफातर हैं वो पाकिस्तान में जो काम करते थे, उन्होंने बांग्लादेश में काम करना शुरू किया था, बांग्लादेश में अपने ऑफिस बना के वहां से काम करना शुरू किया। खैर, इस हवाले से मजीद बात करते रहेंगे हम लोग। अमानुल्लाह खान प्राचा साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमने बड़ी बेहतरीन तजावीज़ आपसे सुनी जो हुकूमत के लिए थी। अल्लाह करे कि सारे मामला ठीक हो जाएं। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे जिनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से कि हुकूमत के जो नए ऐलान के बाद अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई चीज़ों की कीमतों में कमी हो जाएगी और आखिर किन की वजह से की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये कब तक ये इसी किस्म के मामलात चलते रहेंगे, इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अख्तर अराई साहब मौजूद हैं जिनसे वक्फे से पहले बात हो रही थी और अभी भी हमें ज्वाइन किया है दुआ जुबैर साहिबा ने, तजियाकार हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं दुआ जी? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, महंगाई के हवाले से अभी ये जो 18 अरब रुपए का एक पैकेज जिसका ऐलान किया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे, या ऐसा आपको लगता है कि माजी के वादों से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा या वाकई इस दफ़ा जो है वो हुकूमत को यकीन, अवाम को यकीन कर लेना चाहिए? नहीं, मैं समझती हूँ कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब को, जहाँ तक कि मैंने ये देखा और समझा है कि एक चीज़ की आगही और लोगों से कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा कि हो क्या रहा है, किस तरीके की सूरत हाल है। और मैं पिछले एक हफ़्ते से अगर आप चीज़ों पे गौर करें तो ना सिर्फ कीमतों में जो एक आप देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा इजाफा था, वो ना सिर्फ कमी की जानिब जा रहा है, बल्कि जो इनकी स्ट्रिक्टली एक ऑर्डर्स हुकूमत ने निकाले हैं कि ये जो मामलात हैं इनको आप गौर कीजिए और किसी भी तरीके से आपने आवाम को रिलीफ देना है। तो ये अगर वादे मुकम्मल करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनका मैंडेट जो है और इस मौजूदा हुकूमत का वो एक बेहतरीन पाकिस्तान, इंसाफ का निज़ाम, अच्छा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान और तब्दीली की बात है। तो उसको साबित करने के लिए हुकूमत ना सिर्फ इसको साबित करेगी कि जो वो फैसले ले रहे हैं या जो वो ऐलानात कर रहे हैं वो मनोअन उसी तरीके से पूरे किए जाएंगे। ठीक है, ये सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का एक बयान आया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 साल में 22 लाख लोगों का बेरोजगार होना तशवीशनाक है। जब सदर पाकिस्तान जिनका अपना ताल्लुक जो है अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो वो इसी पार्टी से ही है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और एक तरफ तो जो है वो 1 करोड़ के करीब नौकरियां नहीं आनी थी, 22 लाख लोग मजीद बेरोजगार हुए हुए हैं। बेरोजगार का मतलब 22 लाख जो घर है ना, उन जो खानदान है उनका रोजगार खत्म हो गया। और महंगाई, आपको अंदाजा है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान वो दोनों आगे खुद ये मीडिया पे आके कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से हम भी बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, हमारे भी गुजारे नहीं होते, हम भी आप लोगों के साथ ही हैं। ठीक है, आवाम के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जब मतलब सियासत से जुड़े हुए लोग जो हैं अगर वो भी इस तरह मुतासिर हो रहे हैं तो आम आदमी जो है उस बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। तो ये चीनी की और ये कीमतों में और ये अशियाए ज़रूरिया जो है इनकी चीज़ों में कोई 10-15% जो कमी की जा रही है उसके लिए जो इतना बजट लगाया जा रहा है, अब ये देखें कि ये तो सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों की बात है। तकरीबन 1 जनवरी के महीने में तकरीबन 14% के करीब जो है वो महंगाई हुई है। जी हाँ। तो वापस दिसंबर तक की जो प्राइसेस थी वहां तक कीमतें पहुंच जाएंगी इससे या उससे भी नीचे जाएंगी, और ये कब तक ये सिलसिला रहेगा? थोड़ा सा इस बारे में बताएं ना, क्या ख्याल आते हैं?
देखिए होता ये है कि जब आप किसी पॉलिसी को बनाने जाते हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं। और अभी क्योंकि मौजूदा पाकिस्तानी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोग और एक बहुत बड़ी आबादी जो यूथ है हमारी वो बेरोज़गार है। नो डाउट यहाँ पर इस वक्त बेरोज़गारी के मसाइल हैं, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हुआ हुआ है और उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मौजूदा हुकूमत लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ जा रही है, जिसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि आपके रुपए की कदर में आप उसको इस्तेहकाम दें, उसकी कदर को मुनासिब किया जाए। आप ये देखें कि डॉलर कहाँ चला गया। अभी ये एक और खुशाइन इकदाम है हुकूमत का कि उन्होंने ये फैसला किया है कि चाइना के साथ जितनी भी तिजारत की जाएगी वो लोकल करेंसी में की जाएगी। उससे देखें बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम आपके रुपए को मिलेगा, और जब डॉलर और रुपए में जब आपको स्टेबल होना शुरू हो जाएगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे जाएंगी। और फिर दूसरी बात जो सबसे अहम है कि आपकी दरामदाद और बरामदाद, इसका तवाज़ुन होना किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब हम एक गरीब मुल्क तो कहलाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी इंपोर्ट, हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उसको देखिए, कुछ भी नहीं कर रहे होते। चीनी की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन जी हाँ, लेकिन देखिए हमारे पास अगर हम ये बात और एक ये पॉलिसी बनाएं, और जितने हमारे लोग भी देख रहे हैं, जो ख़ास तौर पे जो खान साहब की टीम के लोग हैं, कि जहाँ पर ऐसे ममालिक के जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं कि आप वहाँ पर फाइन जो आपकी या रॉ जो मटेरियल होता है वो कभी भी आप एक्सपोर्ट ना करें। आप अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाएं और आप फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि आप अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप गन्ना है, मैं सिर्फ वैसे, या वीट है, अब उससे बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। या आप और नमक के हवाले से बात कर लें, ये हम रॉ जब बेचना शुरू कर देते हैं उससे ये होता है कि आप अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ बंद करना शुरू कर देते हैं। अब आप जैसे एक बात है कि आप एक सॉल्ट का देख लेंगे, हमारे पास सॉल्ट के हवाले से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं लोकली। अब होता ही है कि जब आप उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि यहाँ कंपनीज बंद होना शुरू हो जाती हैं, उनको वहाँ मुनाफा ज़्यादा समझ में आता है। तो आप जब रॉ मटेरियल को अपना बंद कर देंगे एक्सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपकी मईशियत के लिए। आप यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनाकर आप बेचें। तो किसके इख्तियार में होता है ये सारा कुछ? आप ये आइडिया जो पिच कर रही हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट को ही आप पिच कर रही हैं। ये कौन सारा इसको अप्लाई करवाएगा, और मतलब कौन वो ऐसे ताकतवर बाइख्तियार लोग कौन होंगे? देखिए सारे मईशतदान, और मैं समझती हूँ कि मौजूदा हुकूमत के पास बड़ी अच्छी टीम है। और उसके देखिए थोड़ा सा सेहत अफजा और खुश आइन होना जहनी तौर पे आवाम का बहुत ज़रूरी है। वो किस तरीके से कि आपने नाउमीदी, मतलब हम मुसलसल नाउमीदी के ही तरफ जा रहे हैं। अलग सुबह हम एक खबर देखते हैं और रात गए तक हम सिर्फ नाउमीदी की ही बातें देख रहे होते हैं। इस वक्त आप ये देखिए कि जिन अशिया की कीमतों में कमी हुई उसको उस तरह से नहीं बताया जाता, मुल्क में होने वाली अच्छी बातों को नहीं बताया जाता, उससे एक आम आदमी को कुछ समझ नहीं आ रही। कौन बताएगा? मुझे बताया ना, जब टमाटरों की कीमत ज्यादा हो रही है, वजीर खजाना जो है वो उन्हें वो असल कीमत का मालूम जब पता ना हो, अवाम किस तरह रिलाई करे? मुझे आप ये बताइए। अवाम को या तो पिछले जो तजुर्बात हैं, जो पिछले 1.5-2 साल में जो अवाम ने फेस किया है, या तो वो बड़े हसीन इत्तफाक हुए हो ना उनकी जिंदगी के साथ, वो कहें कि यार देखा इन्होंने जो कहा था वो कर दिया है, और इन्होंने ये कहा था महंगाई इसलिए हुई है, इसलिए करप्ट है तो महंगाई हुई है, या हम नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हर चीज में। मतलब अवाम को जो एक सुहाने ख्वाब जो दिखाए गए थे, ठीक है, जो कोशिशें थी इन लोगों की, अगर उसमें बुरी तरह आप नाकाम हुए हैं वो चीदा चीजों में, तो अवाम तो अब घबराएगी ना यकीन करने से पहले। देखें ये इश्क में भी वो एक हद तक ही एतबार किया जाता है ना, जब पता है कि अगला बंदा कोई कर ही नहीं रहा, सिर्फ गल्ला ही कर रहा है, तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, इस बार शामिल करते हैं, फिर बताइएगा इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप बताएं आप कैसे ठीक ठाक हैं? क्या वो खैर, पहले तो आपके मोहतरम मेहमानों को सलाम। वो कहते हैं ना, क्या गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, और वो वादे ही जो हमें लेके डूब गया। बात ये कि मुझे तो वो लफ्ज याद है कि 70 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए। जब हुक्मरान चोर होते हैं तो हर चीज की कीमत बढ़ती है, हर चीज महंगी हो जाती है। और जो गैस तो हमारे यहाँ फूट रही है, गैस इतनी महंगी क्यों हो रही है?
भाईजान बात ये है कि जब इख्तिदार में आप आ जाते हैं ना तो आप बेनिफिशियरी हो जाते हैं, तो उसी चीजों के मजे लूटते हैं। अब आप जो लोग आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, आप माफिया का जिक्र करते हैं, तो मुझे हैरत की बात होती है, माफिया तो इर्द गिर्द बैठी हुई है भाई। माफिया वो हमेशा हर गवर्नमेंट के साथ रहती है। देखिए भाई जो हमें बात समझने के, मुझे हैरत होती है जब कहते हैं ना महंगाई के असबाब मालूम करने के लिए कमेटी बना दी गई है। इट्स अ वेरी नॉनसेंस थिंग। आप ये देखें, महंगाई कोई ऐसी जिन नहीं होता है। महंगाई होती है आपकी जब इन्फ्लेशन होता है, जब आपके पास, जब आपकी पॉलिसीज गलत होती हैं, जब आपका पेट्रोल गैस हर चीज महंगी होती है। अल्टीमेटली इट विल पुट एन इफेक्ट ऑन एवरीथिंग। अब ये इतनी मजे का खेस बात करती है। जब आपने, मेरी बहन ने बताया ना अभी कि पॉलिसीज किस तरह बनाई जाती है, तो अब मसला ये कि ये इतने बेवकूफ नहीं है, इतने बड़े बड़े यहाँ मईशतदान बैठे हुए, लेकिन फर्क क्या है कि इनको अपने मफादात के मद्देनजर रखना। वो पॉलिसी बनाई जाती है जिससे इनके लोग, इर्द गिर्द लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए इलेक्शन में लगाए हुए, उनको अरबों रुपए की इनकम होनी चाहिए। इसीलिए ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये जो किल्लत पैदा की जाती है और उसके बाद कमेटियां बना दी जाती है। देखिए मेरा इन दोनों गेस्ट से सवाल ये, देखिए आज हम लोग, आज मैंने तो नहीं वोट दिया खैर इनको, लेकिन मेरे बीवी बच्चों ने वोट दिया। आज अगर ये इतनी होप दिला के, क्या है लास्ट होप थी मेरे ख्याल में, जो पॉलिटिकल होप थी, अगर आज इस होप को अब ये होप मर जाती है और आज इन्फ्लेशन आपका, महंगाई इस कदर बढ़ जाती है, तो इस मुल्क का क्या हाल होगा? और आप क्या समझती हैं कि अभी कोई और मजीद धोखा हमें मिलने वाला है? थैंक यू सो मच। ये इस मौके पे ब्रेक बनती नहीं है, मगर मैं अपने प्रोड्यूसर को क्या समझाऊंगा अभी। ठीक है भाई, एक छोटा सा वक्फा है जी, वक्फे से वापस आ रहे हैं, बात कर रहे हैं इस हवाले से, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, हमारे रेगुलर कॉलर हैं याहिया। उन्होंने बड़े दुखी से लग रहे थे वो, और वो इन सारे मामलात पे यकीन करते हुए नजर नहीं आते। अख्तर राय साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? उन्होंने भी उन्हीं जुमलों का जिक्र किया जिन जुमलों पे यकीन करते हुए उनके घर वालों ने वोट दिए और बाकी अवाम ने भी वोट दिए, और वो जुमले जो है अभी तक वो सच नहीं हो पाए। फैक्चुअल बातें थी, उन्होंने सही बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी बातें की, और उससे पहले दुआ साहबा ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक बातचीत की। तो मैं थोड़ा सा उससे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। पॉलिसीज़ की बात मैडम ने भी की और उन्होंने भी की। असल प्रॉब्लम पॉलिसीज़ का है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जो टॉपिक आज का है महंगाई और यूटिलिटी स्टोर्स और ये सब, देखिए यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा प्रॉफिटेबल इदारा है कि पीआईए से भी बेहतर। यूटिलिटी जितने भी जनरल स्टोर्स या इस टाइप के स्टोर्स होते हैं, प्रोडक्ट पे ऑन एवरेज 20% का रिटेल प्रॉफिट होता है। आप देखिएगा, अब उसके स्टॉक्स जो है रोटेट करते हैं वीकली बेसिस पे, मगर कुछ सेल आउट होते हैं, कुछ स्टॉक में रिजर्व में रहते हैं। 3 टाइम वो रोटेट करते हैं, और आप 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60%, चलो छोड़ दें 50%, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 50% प्रॉफिट होता है। मैं ये कहता हूं कि जो अभी नौजवान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी स्टार्ट किया, अगर इसमें एक स्पेशल फोकस कर दिया जाता कि आप नौजवान हर शहर में बड़े बड़े स्टोर्स बनाएंगे, उस पे आपको मिनिमम मार्कअप पे लोन दिया जाएगा और उसकी ये फिजिबिलिटी है, और एक्स फैक्ट्री प्राइस पे आपको ग्रोसरीज के आइटम की लिंक करा दिया जाए, पॉलिसीज बना दी जाए और उसकी मॉनिटरिंग की जाए, और वो एक बिजनेस का बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर भी इंगेज होगा। पूरे मुल्क में इस तरह की नेटवर्क बना दिया जाए यूटिलिटी स्टोर टाइप का, और उसके अंदर फैक्ट्री से डायरेक्ट माल आएगा। फैक्ट्री से जब डायरेक्ट माल आता है, स्टेट फॉरवर्ड 35%, 40% लेस प्राइस पे आता है। तो मुझे ये बताइए कि ये इतने अरब रुपए रखने की रिक्वायरमेंट थी? आम आदमी इस बात को समझता है। आइडियाज देने वाले लोग, मुझे नहीं समझ में आता वो कौन से मुफादात को सामने रख के आइडियाज देते हैं। कभी ऐसा भी आइडिया दे दे जो फ्री होता है, जिसमें कुछ लगता नहीं है। मैं फिजिबिलिटी बना के देता हूं, मैं फिजिबिलिटीज बनाता हूं, मैं एमबीए हूं। मैं आपको बताता हूं कि अगर ये इस टाइप के नौजवान प्रोग्राम में लोगों को लोन दिया जाए, कहा जाए कि आप स्टोर बनाएंगे, ठीक है, आप बिजनेस खोलेंगे, और इसकी पूरी नेटवर्किंग की जाएगी पूरे मुल्क में, आपस में कनेक्टिविटी होगी, कुछ पॉलिसीज बाइंग परचेजिंग की होगी, कि फैक्ट्री से डायरेक्ट आपकी परचेजिंग होगी, डील होगी। जब बल्क बाइंग होती है ना, फैक्ट्री वाला भी घुटने टेक देता है।
सही सही, समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है। तो हर चीज शुगर मिल से डायरेक्ट जो है कंट्रोल किया जा सकता है। परचेज ऑर्डर, जी एग्जैक्ट, ईच एंड एवरीथिंग। फ्लोर मिल से आटा डायरेक्ट आएगा, मिडिल मैन खत्म हो जाए। आप यकीन कीजिएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि 30-35% प्राइस रिड्यूस्ड कंट्रोल प्राइस पे वो बिकेगी। इसका पूरा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। ऐसे आइडियाज क्यों नहीं लेके आते? यूटिलिटी स्टोर के अंदर इस्लाह क्यों नहीं करते? ठीक है। अब आप देखिए कवानीन के अंदर अभाम मौजूद है। अब मैं एक एजुकेशन भी तो एक मसला है, हर घर के बच्चे हैं, यहिया साहब के भी बच्चे होंगे जिन्होंने वोट डाला है, वो भी स्कूल जाते होंगे। अब पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मार्च में एग्जाम्स मैट्रिक के होते हैं 9 के, सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्कीम ऑफ स्टडी एक कर दी गई, हम वेलकम करते हैं सिंध के अंदर भी। मगर सिंध के अंदर अब सेशन आगे बढ़ा के जुलाई से कहते हैं कि जुलाई से नया सेशन, जुलाई से करेंगे तो 7.5 महीने 9 का बच्चा पढ़ेगा। 7.5 महीने पढ़ाई के बाद वो 9 का बच्चा बोर्ड में एग्जाम देगा, क्या वो परसेंटेज लेगा, कितनी उस बेचारे की सप्ली आएंगी, और वो क्या सारे सूबों के इक्वल है? नाइंसाफी है। तो ये पीछे किया जाए। और सेशन बोर्ड का वैसे भी अल्लाह ही हाफिज़ है। आज पूरे पेरेंट्स 11 तारीख है, प्रेस क्लब्स के सामने लोग जमा हो गए हैं, जमा हो रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर है, वालिदैन परेशान है। वो स्टूडेंट 8 क्लास के परेशान हैं जिन्होंने अगले साल जुलाई में एग्जाम 8 क्लास का देकर रिजल्ट लेकर जुलाई से 9 की स्टडी शुरू करनी है। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। बात वही मैडम की या ये साहब की या आपकी पॉलिसीज पे काम करना चाहिए, चाहे वो ग्रोअर हो चाहे वो हो, अच्छे अच्छे आइडियाज को लेके आना चाहिए, ताकि जो है वो सिर्फ एक यूटिलिटी स्टोर का कंट्रोल ना हो, उसके पैरेलल भी एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल सही। दुआ का और आइटम्स का। दुआ जुबैर साहिबा क्या कहती हैं इस हवाले से, ये बिल्कुल इनकी राय शामिल करते हैं। कॉलर है, जल्दी से इनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, इम्तियाज पाकिस्तानी आपसे बात कर रहा है। जी जी इम्तियाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगे? और सर, पाकिस्तानी अपने नाम में इसलिए लगाता हूँ, बाखुदा मेरी फैमिली तो आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को बनाने में जितनी कुर्बानियां दी, अगर बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। देखे, मैं और मेरी पूरी फैमिली को घसीटता हूँ लेकर, सबको मैंने कहा कि खान साहब को वोट दो, और बड़ी बीमार थे सब हमारे घर वाले, फिर भी उन्होंने वोट दिया और ये कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद देखें 18 महीने हो गए, कोई वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ एक बात बताइए, चले आपने वोट दिया, इससे पहले भी आपने खान साहब को वोट दिया था पिछले इलेक्शन में? नहीं, इससे पहले मैंने कभी किसी और को, क्योंकि मैंने हमेशा एमक्यूएम को वोट दिया, साफ बात करने में कोई आर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने पीटीआई को वोट दिया फहीम साहब। और बात इम्तियाज साहब, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी बातें थी जो आपको लग रही थी कि ओके अब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहिए, इन्होंने ये चीजें कही हैं, ये आ गई तो बड़ा वाकई तब्दीली आ जाएगी। वो कौन सी बातें थी? बातें बताएं ना, 2-4 जुमले याद करवाएं। और मैं भी सुरखरू होऊंगा अल्लाह के दरबार में, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से इमरान खान साहब का फैन था। इनकी मैच में देखने जाया करता था, अम्मी के पर्स से पैसे चोरी करके भी मैं कई दफा गया हूँ। 50 रुपए 10 रुपए अम्मी है, तो इतना शौक था। लेकिन कहना ये चाहते हैं इमरान खान साहब से, आप कुछ ना करें, आप सरकारी इदारों और प्राइवेट इदारों को एक फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करें। जिस परसेंटेज से महंगाई बढ़ रही है उसी परसेंटेज से आप इंक्रीमेंट लगाएं, तो आप हमेशा हुक्मरान रहेंगे। और बात दरअसल ये है मेरे भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी इसमें रुसवाई की बात है मगर आई डोंट केयर। मुझे 20 से 25 हजार रुपए हर महीने कम पड़ते हैं और मैं मुतवस्सित तबके का आदमी, मैं भीख नहीं मांग सकता। मैं किस तरीके से अपना घर चला तो अल्लाह जानता है। तो क्या इमरान खान साहब आप मेरी बात सुने, क्या आप मुझे 20 से 25 हजार रुपए हर महीने दे सकते हैं? क्योंकि मैं बीमार भी रहता हूं और मैं हाथ नहीं फैला सकता, क्योंकि मैं मुतवस्सित तबके का आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ जॉब करता हूँ सैलरी भी मेरी कम है। बात दरअसल ये इमरान खान साहब, आप कुछ ना करें, जितनी परसेंटेज से महंगाई आपके यहाँ बढ़ रही है, आपके एडवाइजर्स खान साहब आपको गलत मशवरा दे रहे हैं। मैं मुखलिस हूँ, 3rd-person हूँ, आपको कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीमेंट का ऑर्डिनेंस जारी करें, जैसे शहीद जुल्फकार अली खान भुट्टो साहब ने एक दफा किया था। हर इदारे ने सैलरीज इंक्रीज की थी। और कहने को तो खान साहब बहुत सब है, आपके अंदर विल भी, आपके अंदर कैपेबिलिटी भी, आप तमाम लोगों से ज्यादा क्वालिफाइड है। ये मिसगाइड करके आपके यार दोस्त अपना फायदा करके आपको कहीं आइंदा के लिए वजीर आजम के ओहदे से हटा न दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई, 10 साल की उम्र से लेकर आज तक आपका फैन था, आपकी क्रिकेट में कॉपी करता था, तो आपसे मेहरबानी है। और देखें, गुर्बत वो क्या जाने, परेशानी वो क्या जाने। एक बात और कहूंगा, जितने मेहमान आपके बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, इनके बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि उन्होंने तकालीफ कभी फेस की हो।
तो जो तकालीफ फेस करेगा उसी के दिल में दर्द होगा, वही बोलेगा, वरना जो हलवा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बाल बाल बचाऊं, उन्होंने मुझे नहीं निशाना बनाया इस सवाल। खैर जनाब दुआ जुबैर साहिबा, क्या कहेंगी आप? बहुत सारी शिकायतें आपके सामने आ गई और आप किस तरह देखती हैं इन सारे मामलात को? देखिए, मैं थोड़ा सा तमाम लोगों को ये पैगाम ज़रूर दूंगी कि आप बहुत से वो तमाम ममालिक हैं कि जिन्होंने जो आज तरक्की की राह पर गामज़न है, उनको थोड़ा सा उठाकर पढ़ें और ये भी देखें कि उस आवाम ने हुकूमत के साथ मिलकर किस तरीके से साथ दिया है। आप अगर चाइना को देखेंगे तो चाइना के अंदर लोगों ने राउंड द क्लॉक काम किया है और आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आज आप देखें कि इतनी बड़ी वबा उस मुल्क के अंदर आई है, लेकिन आप उस मुल्क की आप हिम्मत देखें कि उसने अपनी आवाम के साथ मिलके, क्योंकि आवाम और जो इदारे हैं वो एक हैं, हुक्मरान एक हैं, साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। तो इसी तरीके से होता ये है कि अब आप ये समझते हैं, मैं जितने भी अक्ले कुल है, मैं उन सबको दावत देती हूँ कि आप अपने अपने, जैसे सर ने भी अपनी तरफ से जो एक सजेशन दी है, ये इसको आप एक अपने इदारे में अपने अपने मकाम पे जहां आप लोग रहते हैं या जहां आप लोग काम करते हैं, आप वहां पर तो देखें कि आप क्या तब्दीलियां लेकर आए और आपकी पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव हैं। और ये एक एक ईंट जुड़कर एक दीवार बना करती है। और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि दूध वाले की करप्शन आज से कई साल पहले, कि जब पाकिस्तान की मईशियत बेहतर थी तब भी आपको दूध में मिलावट थी, तब भी चीजों के अंदर मिलावट थी। इस कौम यानी कि मोहल्लेदार सारे अपने दूध वाले को कूटते पकड़ रहे, तो मिलावट क्यों करता है? कूटने की बात नहीं है, सोच। आप एक कौम की सोच होती है ना, वो कितनी सेहतमंद सोच है, आप उसको देखें कि हम कितनी बीमार सोच के लोग हैं, कैसे हैं। अब उसको देखिए, इन्होंने मुंतखब किया इन्हीं लोगों को, इतने बीमार हैं तो ये क्यों मुंतखब कर रहे हैं? गलत फैसला किया इन्होंने। देखिए, आप लोगों को इस वक्त अपने और तमाम लोगों को मिलकर इस बात का मुकाबला नहीं है कि वो वजीर आजम है, इमरान खान है या पीटीआई है। मैं ये कहती हूँ कि मौजूदा हुकूमत मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले कर रही है। आप मुल्क का किरदार उठाकर देखें, अभी सीमेंट के हवाले से सीमेंट की कीमतें कम हुई हैं, आटे की कीमतें कम हुई हैं, किसी ने मेंशन नहीं किया है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि लोगों ने बस सुबह से टेलीविजन पे एक ही बात चली आ रही होती है, लोग तहकीक में नहीं जाते। यहाँ पर वो तमाम लोग नफ़ाखोरों की बात की जाती है, मुनाफाखोरों की बात की जाती है। आप अभी देखें 40, मेरे ख्याल से 40 से 50 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, जो कि 250 से 300 था, अभी 40 से 50 गया है। आप मंडी में मेरे ख्याल से 12 रुपए और 10 रुपए किलो पालक मिल रहा है। अब ये चीजें मेंशन कोई करता है? नहीं करता। बहुत सारी चीजें आप वहां मंडी से यहां तक आपके जब मार्केट में चीज आती है उसका कहां से कहां तक के प्राइस चली जाती है। यहां पे आपको 20 से 25 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं मिलती, आम मार्केट की बात कर रही हूं। आपको जाकर मंडी के नरखनामा आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग है। कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों, मुझे बताइए उनको कौन पूछेंगे? आप देखें, हमें जिम्मेदारियां देखें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जैसे आप जवाब दे सिस्टम में, सिस्टम के पास है। मैं बहन अपनी को ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर 72 रुपीज जो है चक्की का आटा चला गया, फॉर एग्जांपल 2 रुपए कम कर दिया, आपको पता है इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? मैं एविडेंस दूं आपको। जिन जखीरा करने वाले लोगों ने गंदम को रोक के प्राइस को ऊपर ले गए थे, अब उन्होंने अपना स्टॉक रिलीज किया है क्योंकि 1-1.5 महीने में क्रॉप नहीं आने वाली है गंदम की। ठीक है, अब उन्होंने जखीरा छोड़ा है तो अब 2 रुपए कम हो गया आटा, आप उसको कोट करती हैं। इस तरह की मैं बहुत सी एग्जांपल्स दे सकता हूं। मैंने जो आपको कहा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्लिफ्टन में एक फलाही इदारा, एक सेटअप है। मैं खुद अपना जो काम करता हूं उसमें भी हमने ये फलाह की है। हमारे पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं आवाम को बेनिफिट देने के लिए। उस इदारे ने एक स्टोर बनाया है जहां पर 30% से लेकर 70% तक ग्रोसरी आइटम सस्ते मिलते हैं। गरीब आवाम वहां जाती है और वो एक मॉडल रोल है, एक मॉडल है। जो आप आइडिया दे रहे थे वो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो देख रहे हैं, वो नॉट बिल्कुल फिजिबल। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं, मैं फिजिबिलिटी बना के देता हूं। बात यह है कि आप अगर कहें कि आप सिर्फ आइडिया दे देते हैं और उसका मैं एग्जांपल देता हूं, बल्कि मशहूर है, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा उस इदारे का, मगर दैट इज फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। वो 70% तक कम करते हैं, ऑन एवरेज 50% पे ग्रोसरीज मिल रही हैं, हर चीज मिल रही है। मगर
अगर प्रॉफिटेबल इदारे जो नौजवान प्रोग्राम है, इस टाइप का जो मैंने आइडिया दिया है, ये बिल्कुल पॉलिसी शॉर्टली मुझे ये बताइए कि हुकूमत की अवाम को महंगाई के हवाले से ये जो सहूलियात देने की जो मंसूबाबंदियां जो गुज़श्ता चलती आ रही हैं, क्या वो कामयाब रही हैं? देखिए, बात यह है कि सिंसियरिटी की बात है ना, बात यह है कि इस वक्त इमरान खान पे इमरान खान अकेला आदमी, वो सिंसियर कुछ नहीं कर सकता, वो सिंसियर मुल्क के साथ सिंसियर है, वो कोशिश कर रहे हैं, मगर वो खुद तो नहीं। मगर अभी जो है आज की डेट में या कल की डेट में या पिछले 10-20 दिनों में ये वो लग रहा है कि इस वक्त वो डू और डाई वाली बात है कि अब मैं महंगाई के खिलाफ करता हूं और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आने वाली हैं। जो इलेक्टेबल लेकर आए थे, जो मुफाद पर टोले थे, उनके अंदर मौजूद अच्छे लोग बहुत मौजूद हैं। सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान के अलावा भी पीटीआई में बहुत से अच्छे लोग मौजूद हैं। मगर बात यह है कि मुफाद परस्त भी मौजूद है, वो इलेक्टेबल भी मौजूद है, वो बेनिफिट लेने। अब चीनी आपको इंटरनेशनल मार्केट में, चीनी नेबरिंग कंट्री में भी सस्ती है। अब अगर उसको एक्सपोर्ट बंद कर दी तो क्या हुआ? बड़ा काम तो नहीं हुआ, मगर ठीक है, वो वही बात इशारा करते हैं जहां पर वो बात कंट्री से सस्ती हमारे मुल्क में है। अच्छा, हमारे मुल्क में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से वापस आते हैं तो इस हवाले से जरूर बात करते हैं। चीनी, गंदुम और ये अवाम किस तरह साथ दें, ये आपसे हमने ये भी पूछना है। कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी। दुआ जुबैर साहिबा, अभी वक्फे से पहले बात हो रही थी चीनी की कीमतों के हवाले से, गंदम की कीमतों के हवाले से। आपने कहा कि जो कीमतें कम हुई हैं तो वो किसी ने इशारा नहीं किया। वो उन्होंने बताया कि कीमतें कम किस वजह से हुई हैं, क्योंकि वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी, आगे से दोबारा उन्होंने गोदाम खाली करने हैं, उन्होंने सारा माल रिलीज़ किया, जिसकी वजह से ₹2 कीमत में कमी आ गई है। मगर इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं और भी पॉइंट आउट करवाता जाऊँ कि जब ये कीमतें बढ़ रही थी तो उस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं, जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, उनकी जानिब से बड़े मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आए थे। वो जिसकी मिनिस्ट्री थी, जिसका काम था, उनकी तरफ से वाज़ेह बयान सिर्फ वही काफ़ी होना चाहिए। आके कोई साहब ये कह रहे हैं कि दिसंबर में रोटियां ज़्यादा खाते हैं लोग, इस वजह से हुआ था, कोई कह रहा है कि इन्होंने वो उधर गंदम भेज दी है, कोई बयान दे रहा है। तो मुख्तलिफ मिलते जुलते बयानात जो है ना, वो भी इस बात को जाहिर करते हैं कि शायद आपस में इन्हें किसी चीज़ का, किसी मसले के बारे में पता नहीं है। सारे अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से बता रहे हैं। जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो हमें मिसिंग रहती है बीच में, ये बात रही। उसके अलावा आपने कहा कि दूसरे ममालिक में, पड़ोसी मुल्क में चीनी की कीमत जो है वो ज्यादा है यहाँ से। आपने शायद बांग्लादेश का बता रहे हैं, इंडिया श्रीलंका है। तो महंगाई की शरह भी क्या डबल ही है वहां पे इसी तरह? और जो डॉलर की कीमत जो है वो भी वहां पे इसी तरह ही है। लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो भी हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी। इस तरह तो बहुत सारी चीजें डॉलर्स के हिसाब से, वो तो अब यूरोप में देख लें, वहां एक वक्त का खाना जो है वो कुछ 3,500 रुपए का, 4,000 रुपए का खाना आप खाएंगे एक वक्त का। क्या तो मतलब हम रिलेट तो नहीं कर सकते चीजों को हमारी अपने हिसाब किताब में। अवाम किस तरह साथ दें? आपने कहा कि अवाम को साथ देने की जरूरत है। चाइना में लोग जो हैं वो बहुत सारे क्राइसिस से निकले हैं, अवाम और हुक्मरान एक पेज पे होते हैं। एथोपिया में भी लोग जो हैं वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी, इस वक्त जो है वो ग्रेजुअली चीजें बेहतर हो रही हैं वहां पे भी। तो अवाम जो है वो मुझे बताएं किस तरह साथ दें, वो थोड़ा साथ बताइएगा कि अभी अवाम साथ नहीं दे रहे। क्या लोगों ने, मतलब मेरा ख्याल है कि लोग साथ दे रहे हैं इस महंगाई में भी, जब उनके घर भी उखाड़ दिए गए हैं वो पटरियों से और हर जगह से, उनके पास रहने की जगह नहीं है, नौकरियां नहीं है उनके पास। हम मीडिया के लोग हैं हम लोग, हमारी 2-3 महीने से हमारी तनख्वाहें नहीं आई यार, मतलब हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में तनख्वाहें कटी हैं लोगों की, रोजगार खत्म हुए। मीडिया का तो आपको पता है कई सालों से एक मामला चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि कामयाब जवान के हवाले से सर ने भी जिक्र किया था, कामयाब जवान में हुकूमत ने आपको ऑप्शन दिया है कि मेरी जो ख्वाहिश है या मैं जो बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश पे वहाँ पर अपना आइडिया, और वो जितना इनोवेटिव होगा, जितना ज़्यादा अच्छा होगा, नौजवानों को उसमें कर्जे फराहम किए गए, जिसमें 30 लाख से 50 लाख रुपए नौजवानों को दिए जा रहे हैं। ये आप अपने आइडिया को लेके जाए। हुकूमत ने कोई किसी किस्म की वहाँ पे बाउंड्री नहीं लगा दी, ना कोई बैरियर दिया है कि बस इसी हद में रह के आप यही आइडिया लेकर आएंगे। IT के हवाले से काम करना चाहते हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, कोई ड्रामा है, कोई आपका
किसी किस्म का बिजनेस है, चाहे वो क्लोथिंग के हवाले से है, मेकअप के हवाले से है, या फिर किसी ज़रूरी शोबे के हवाले से आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, हुकूमत नौजवानों को फैसिलिटेट कर रही है। अब आप ये देखें हर स्टेप, अभी आप अब यहाँ के ये जो साल गुजरा है, ये यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस बात से इत्तफाक करेंगे अमन का बेहतरीन साल था। आपने वो परेशानियां, वो हम जो पिछले कई सालों से देखते आ रहे थे, मेरी नज़र में ये एक बेहतरीन और अमन का साल रहा कि आपने देखा कि मुल्क के अंदर लाशें गिरना ना सिर्फ कम हुई बल्कि एहतजाज आपने देखा कम हो गए। आपने कहीं पर देखा कि लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आवाम को मना किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए? क्योंकि आवाम को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है कि जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जब पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी हिंदुस्तान से, तो वहाँ पर लोगों ने अपनी शहादतें दी थी तो ही आज़ादी का आपने सूरज देखा था। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपकी जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी कि जिन्होंने डॉलर को इस्तेहकाम दिया हुआ था, कि आपने एक मसनूई इस्तेहकाम दे रखा था, आपने इन्वेस्ट करके मार्केट्स के अंदर, और आपने बताया कि जी कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपने कॉस्मेटिकली चीज़ों को बेहतर किया हुआ था। हम ये चाहते हैं कि ओरिजिनल वे में आ जाएं, चीज़ें बेहतरीन हो जाए, और मौजूदा हुकूमत कोशिश यही कर रही है हर चीज़ अपने ओरिजिनल वे में आ जाए। जो जिसका काम है वो उस तरीके से कर रहा हो, वो इदारा उस तरीके से कर रहा हो। अब गवर्नमेंट के कितने इदारे हैं कि तमाम मुलाजमीन को क्या तनख्वाहें नहीं जा रही? आप मुझे कोई एक इदारा बता दें। कोई बिजनेस भी तो कर रहे होंगे ना, अगर इतने फारिग बैठे हो तो बंद कर दें उन्हें, ना दें तनख्वाहें, बंद कर। अब आप स्टील मिल को देखें, अरसे से आप उसके खसारे को देखते चले आ रहे हैं, वहां के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। आपने पिछला जितना भी दौर है, ये पिछला 30 साल दौर, हम वो मुल्क थे कि जो हम दूसरे मुल्क को हम कर्जा दे चुके हैं, हम वो अपनी तारीख गुजार चुके हैं कि यहाँ पर जब चाइनीज आए थे तो उन्होंने हबीब बैंक की जब बिल्डिंग देखी थी तो वो हैरान थे कि ये क्या बिल्डिंग बना रखी है पाकिस्तान ने। तो हम वो मुल्क थे। ये पिछले दौर में जिस तरीके से इस मुल्क को खाया गया, ये दीमक पिछले 30 से 40 साल के अंदर एक एक इदारे को लूटा गया। हर इदारा आपका यहाँ पर कर्जों के बोझ तले, हर इदारा। अच्छा, आप इस चीज की यकीन दहानी करवा दें कि इस दौर में जी बिल्कुल ये जो हुकूमत है या हुकूमत के साथ जो लोग हैं ये बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। मतलब इस चीज की यकीन दहानी करवा दें कि इस वक्त करप्शन नहीं हो रही है और इस वक्त लोग जो है वो गुज़श्ता हुकूमतों की तरह जो है वो नहीं खा रहे हैं लोग, तो मैं कहूँगा ठीक है, आप यकीन दहानी करवा दें। हमारे पास अभी देखें लाहौर के, पंजाब के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां आई, अफसरान के तबादले किए गए, और जो हमारे लोग हैं, जितनी भी हमारी टीम काम कर रही है, ना वो चांद से आए हुए हैं, ना वो किसी सैयारे से उतरे हुए हैं, और ना मैं ये कहती हूँ कि वो जमजम के धुले हुए लोग हैं। हम तमाम, हाँ, अकाउंटेबिलिटी लफ्ज है, अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब है कि जो काम नहीं करेगा, जो डिलीवर नहीं करेगा, जहां आप रिपोर्ट कीजिए। वजीर आजम का पोर्टल बना हुआ है, आप रिपोर्ट करें, शिकायत दर्ज करें, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलता है। फिलहाल तो वो जो एहतसाब जो चल रहा है, हम तो पूरी आवाम उसको देख रही है कि वो जो मैं उसकी तरफ भी आती हूँ बिल्कुल। अब देखिए, आप ये देखें कि आपके हुदूद के अंदर या आपके पास ये तरीकेकार मौजूद है कि आप ऑनलाइन जाकर के कंप्लेन जिस डिपार्टमेंट की होगी वो डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करेगा। जो अच्छा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं बिल्कुल जो अच्छा है वो हम अप्रिशिएट करते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि मैं इस चीज की श्योरिटी, बिल्कुल मैं इस चीज की श्योरिटी देती हूँ कि मौजूदा वजीर आजम इस अभी तक के जितने तमाम जो गुज़श्ता 40 साल दौर गुजर चुका है, बेहतरीन ईमानदार शख्स है। वो अपनी टीम में कारकर्दगी की बुनियाद पर और ईमानदारी की बुनियाद पे वो लोगों को रेट करता है। वो इस बुनियाद पे नहीं करता कि उसके वोट कितने हैं और तमाम चीजें, या और किसी उसकी जो कारकर्दगी। फवाद चौधरी साहब जो हैं माशाल्लाह, वो उनका गुज़श्ता तजुर्बा, फरदौस आशिक वान साहिबा का जो तजुर्बा है, और भी बाकी जितने भी मिनिस्ट्रीज आपके पास हैं, वो सारे तजुर्बाकार लोग हैं और आपने पूरे मेरिट के ऊपर वहां पे खड़े किए हुए हैं। देखिए, फवाद साहब ने तो बहुत वैसे जनरली मैं सिर्फ उनकी तरफ इशारा नहीं है, मैं सबका जिक्र किया के हवाले से उनके बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स थे, बहुत अच्छे काम किए गए थे। फिरदौस साहिबा भी अच्छा काम कर रही हैं। और मैंने फिर अगेन आपको कहा, यू हैव अ ऑप्शन। अगर किसी ने कहीं पर कोई ऐसी शिकायत देखी है, कोई मिनिस्टर है, कोई MNA, कोई MP है, जस्ट गो और आप अपने वजीर आजम पोर्टल पे जाकर उसकी शिकायत दर्ज कर, वजीर आजम पोर्टल इंटरनेट पे आप जाके वेबसाइट पे बिल्कुल आपकी
ऐप है, आप उस पे जा करके और आपको वहां रिस्पॉन्स दिया जाता है। अब Great. सेकेंडली देखिए, इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये 6 महीने के बाद इंशाल्लाह चीजें कंट्रोल में आना शुरू हो ठीक। जाएंगी और चीजें बेहतरी की तरफ हम जाना उम्मीद शुरू रखते हो हैं। जाएंगी। अख्तर साहब, कोई आखिरी कुछ जुमले आपकी तरफ से होने चाहिए, कुछ पॉजिटिव साइड पे, कि हम थोड़ी बेहतर अगर उम्मीद की जरूरत जाने। महसूस करते हैं तो बिल्कुल होने चाहिए। बात यह है कि सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव बातें दुआ साहबा कर रही हैं और मैं भी उनके साथ हूँ, और बिल्कुल यही बात है। हमें बहुत उम्मीद है और अभी लग रहा है पुरजोश है और लास्ट चांस है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और वो आज या शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म भी डिसीजंस ले रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है, मगर सिर्फ हम वफाकी हुकूमत पे क्यों, हमें सूबाई हुकूमत पे भी रखना चाहिए और सूबाई शहरी हुकूमत गवर्नमेंट पे को भी रखना चाहिए, हर जगह पे हमें बिल्कुल होना सही। चाहिए। यकीनन सेहत है, तालीम है और खाना पीना है, ये 3 डोमेन्स ऐसी हैं कि कम से कम इंसान जी तो ले। थैंक यू सो मच अख्तर साहब, दुआ साहब आपको भी बेहद शुक्रिया। और मैं बताना चाहूँ कि हम लोग मायूस बिल्कुल नहीं हैं। हम जो बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ यह है कि अभी भी इस वक्त भी बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। फहीम अब्बास को न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।